हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। एमसीक्यू क्लास 10वीं सीबीएसई सोशल साइंस के अंतर्गत एमसीक्यू हमारा आज टॉपिक जो आया है वन और वन्य जीवन संसाधन यानी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये आपके समक्ष जो एमसीक्यू होगा हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और ये आपके एग्ज़ाम भी तो इम्पोर्टेंट है ही है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम हर एक एमसीक्यू को जो एनालाइज करेंगे, समझेंगे और आपको कुछ सेकंड भी देंगे जिससे आप जो है क्वेश्चनों को परख सको, समझ सको। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन एमसीक्यू करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है वन और वन्य जीवन संसाधन, क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी सोशल साइंस का। यहाँ पर जो हमारे समक्ष एमसीक्यू आया है ये टेक्स्ट बुक आधारित है, यानी टेक्स्ट बुक्स के अंदर से ये उठाए गए हैं, जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। सीबीएसई हमेशा ही क्वेश्चन जो देते हैं वो हमेशा टेक्स्ट बुक से ही देते हैं और बच्चे जो है यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं और हर चीज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो पेपर खोल के देखते हैं तो पता लगता है कि सारे उनके टेक्स्ट बुक से ही था। और सीबीएसई हमेशा टेक्स्ट बुक से ही बनाता है, इसलिए यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर ने आपके लिए जो है टेक्स्ट बुक आधारित क्वेश्चन लाया है, जो आपके एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो आपके समक्ष जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्व भी रखता है। तो ये क्वेश्चन यह साफ है कि भारत की जैव विविधताओं में गिरावट के लिए कौन से कारक जिम्मेदार नहीं है। देखिए भारत में जैव विविधता में जो गिरावट आ रही है, हमसे ये नहीं पूछा कि कौन से कारक जिम्मेवार है, हमसे नहीं पूछ लिया है। सबसे पहली बात जो है, बच्चे इन्हीं क्वेश्चनों में ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं हैं और वो कन्फ्यूज़न होते चले जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि भारत की जैव विविधताओं में जो गिरावट आ रही है, यानी बायोडाइवर्सिटी में जो डिक्रीजिंग आ रही है, कौन से कारक जिम्मेवार नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए ए ऑप्शन है खनन गतिविधियाँ, बी है शिकार अवैध शिकार, सी है जंगल की आग या डी है वन रोपण। इसमें से अगर दिमाग आप लगाइएगा तो कई को जो है ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन आप एलिमिनेट करके सही सोचिए क्या है। देखिए जैव विविधता की गिरावट में कौन सा कारक जिम्मेवार नहीं है। खनन गतिविधियां तो है ही है, खनन के कारण जो है बहुत जैव विविधताएं जो है नष्ट होती चली जा रही है। शिकार और अवैध शिकार के कारण जो है कई प्रजातियां जो है हमें विलुप्त हो चुके हैं। और आपको पता है काला हिरन का केस बहुत ही दुर्लभ थी और काला हिरन की केस भी हुई थी और बड़े बड़े एक्टर भी इसमें फंसे थे, तो वो विलुप्त जो हो गए हैं। और जंगल की आग, देखिए जैव विविधता गिरावट में जंगल की आग तो हमेशा लगती रहती है, तो ये जंगल की आग जो है हो सकते हैं, क्योंकि इससे क्या है कई जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। तो ये सारे जिम्मेवार हैं, खनन गतिविधियाँ भी जिम्मेवार हैं, शिकार और अवैध शिकार भी जिम्मेवार है और जंगल की आग भी जिम्मेवार है। लेकिन एक ऑप्शन जो है सबसे अलग है, वन रोपण। अरे भाई वन रोपण कैसे जैव विविधताओं के गिरावट के कारण बन सकते हैं। वन जितना हम लगाएंगे उतना जो है जैव विविधताओं को फ़ायदा ही पहुँचेगा, ना कि उनकी जीवन नष्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कहा ना, एलिमिनेशन मेथड अगर आप सीख लेते हो ना तो कोई भी आंसर आसानी से दे सकते हो। हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है डी
वन रोपण। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है, डी वन रोपण। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण विनाश का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण विनाश का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। अब क्वेश्चन समझ लेना चाहिए आपको कि पर्यावरण विनाश के लिए कौन परिणाम नहीं है जिसके कारण पर्यावरण नष्ट नहीं होती है। तो क्वेश्चन तो बहुत ही क्लियर है, समझ में आ ही गया होगा। ऑप्शन देखिए, इसमें है ए जैविक हानि, बी है सांस्कृतिक विविधताओं का नुकसान, सी है गंभीर सूखा, या डी है नदी घाटी परियोजना। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसका आंसर हो क्या सकता है, क्योंकि आपका ये आंसर सही होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे करने से कुछ नहीं होगा, जितना आप कोशिश कीजिएगा तभी आपको फ़ायदा होगा। इसलिए मैं यहाँ पर आंसर शो पहले नहीं कर रहा हूँ। अगर आंसर शो कर लूँगा तो आप तो ऐसे ही अपना दिमाग नहीं लगाइएगा। तो आपने अपना सोच लिया होगा, क्वेश्चन आंसर आपका पता लग गया होगा। चलिए, अच्छी बात है। अब देखिए, इनमें कौन सा पर्यावरण विनाश का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। किसके कारण पर्यावरण विनाश नहीं होता है? जैविक हानि के कारण पर्यावरण का नुकसान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सांस्कृतिक विविधता का नुकसान भी होने के कारण जो है विनाश नहीं होती है, ठीक है। पर्यावरण विनाश का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं, तो ये सांस्कृतिक विविधताओं का नुकसान के कारण पर्यावरण विनाश तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, होती ही है, क्योंकि ये गंभीर कारण बनता है। नदी घाटी परियोजना के कारण तो बहुत ही जो है नुकसान होता है पर्यावरण को। आज देखिए, नए नदी घाटी परियोजना के कारण जो है कई क्षेत्र जो है ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ पर एक ही आंसर सबसे अलग बताई गई है, गंभीर सूखा। सूखा से यहाँ पर कोई पर्यावरण विनाश की प्रत्यक्ष परिणाम नहीं हो सकता। तो देखा जाए तो आपका जो यहाँ पर आंसर है सी, गंभीर सूखा। तो आप गंभीर सूखा के साथ जा सकते हो। इसका आंसर जो है गंभीर सूखा, यानी मतलब में से कौन सा पर्यावरण विनाश का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है, तो वो है गंभीर सूखा के कारण जो है कोई पर्यावरण का परिणाम जो है विनाश का परिणाम नहीं साबित करता है। तो ये काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है। बच्चे इसी ऐसे ही क्वेश्चन में जो है कंफ्यूज होते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है कि हमें अपने वनों और वन जीवन को संरक्षित करने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? अब देखिए, ये तो बार बार मैं बताता हूँ कि वन नहीं तो हम नहीं, क्योंकि हम हैं इसीलिए क्योंकि वन है। तो यहाँ क्वेश्चन भी यही है, हमें अपने वनों और वन जीवन का संरक्षण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ए, प्रकृति विविधता को संरक्षण करने के लिए, बी, अनुवांशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए, या सी, जैविक विविधता के रखरखाव के लिए, या ताकि हम पौधों और जानवरों की प्रजातियों का अधिक दोहन करने में सक्षम हो। देखिए, डी तो ऑप्शन डायरेक्ट जो यहाँ पर जो है देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखता है, लेकिन यहाँ तीन में भी द्वंद्व हो सकते हैं। तो आप देखिए कौन सा आंसर सही है, उसके बाद हम सोचेंगे कि किसका आंसर क्या हो सकता है। तो आपने सोच लिया होगा। देखिए, क्वेश्चन तो क्लियर है यहाँ पर कि हमें अपने वनों को जीवन के संरक्षण करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि पारिस्थितिक विविधताओं को संरक्षित करने के लिए तो चल सकता है, लेकिन इतना आंसर सही नहीं है। अनुवांशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए भी ज़रूरी है, बट इतना ये अपना आंसर सही नहीं बता रहा है। जलीय जैव विविधता के रखरखाव के लिए, जलीय देखिए ये तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाता है। जलीय जैव विविधता यहाँ थोड़ी है, हम वन जीवन की बात कर रहे हैं। अब दूसरा ये देखिए, डी जो है काफ़ी हद तक थोड़ा समर्थन कर रहा है कि हम पौधे और जानवरों की प्रजातियों का अत्यधिक दोहन करने में सक्षम हो, यानी इसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि पेड़ पौधे, देखिए पेड़ पौधे कई तरह के दवाई मेडिसिन देते हैं हमें। अगर हम इसकी संरक्षण ना करेंगे तो हो सकता है कि आने वाला समय में हमें कुछ भी प्राप्त ना हो। कई प्रजातियां जो है हमें ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि आपको पता है मेडिसिन के लिए कई जानवरों के जो है खालों का, उनके दांतों का, उनको सींगों का उपयोग किया जाता है। अगर ये नहीं होंगे तो हमें कई तरह के मेडिसिन भी नहीं मिल पाएंगे। तो ये देखा जाए तो इसका आंसर जो होगा डी काफ़ी सही जा रहा है कि हम पौधे और जानवरों की प्रजातियों का अत्यधिक दोहन करने में सक्षम हो, इसलिए इनका संरक्षण करना जरूरी है। अगर पेड़ पौधा में से आप लाभ कमाना चाहते हो, लाभ लेना चाहते हो, तो इसका संरक्षण भी करना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना, अगर एक पेड़ काटते हो तो 10 पेड़ लगाओ, इससे जो है इसकी संरक्षण होगी। तो यहाँ पर डी आंसर सही है,
डी आपके लिए काफ़ी पर्याप्त आंसर है, तो डी को जो है आप टिक किए। तो आपने आंसर सही दिया है, तो आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आ गया है, क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और क्वेश्चन है कि भारतीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, कब किया गया था। क्वेश्चन क्लियर है कि भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। अब देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा सुविधा दे सकता हूँ कि ए जो है 1972 है, बी जो है 1971 है, सी 2010 है, डी 1952 है, 52 नहीं 82 है। तो देखा जाए तो यहाँ पर सी और डी जो है एलिमिनेट है, क्योंकि हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है। तो सी तो हो ही नहीं सकता, डी तो हो ही नहीं सकता। आपका द्वंद्व है ए और बी में। चलिए, आज जो है ऑप्शन में सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, उसको जो है आपको आंसर देना है। तो आप दीजिए, सोचिए, पहले विचार कीजिए कि ए या बी दोनों में से कौन हो सकता है। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब लागू की गई थी। तो आपने आंसर सोच लिया होगा क्या आंसर है, तो आपको पता होगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर ए और बी दो हमारे समक्ष है और दोनों में ही द्वंद्व है, क्योंकि दोनों काफ़ी नज़दीक है, साल भर का अंतर है। क्या वो 71 में हुआ या 72 में। तो जैसे देखा जाए तो इसका आंसर सही है ए 1972। अब जिन बच्चों ने 1972 में गए हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था और लगता है कि उनको समझ भी थी कि भारतीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1972 में। और मुझे यकीन है कि आप ये क्वेश्चन आप भूलिएगा नहीं कि भारतीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में लागू किया गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था वन जीवन के संरक्षण के लिए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन है, भारत में बाघों की आबादी के लिए कौन सा खतरा नहीं है। कौन सी कारण जो है बाघों के लिए खतरा साबित नहीं होगा। तो समझ गए वो क्वेश्चन क्या है कि भारत में बाघों की आबादी के लिए कौन सा चीज़ जो है खतरा का सबब नहीं है। क्या सुकरता आवास खतरा का नहीं है, या बाघ की खाल का व्यापार नहीं है, या पारंपरिक दवाइयों में उनकी हड्डियों का उपयोग, या प्रोजेक्ट टाइगर। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कट है कि भारत बाघों की आबादी के लिए कौन सा खतरा नहीं है। देखिए, सुकरता आवास सबसे बड़ी खतरा हो सकता है, ये तो आप जानते हो। तो आपको जो है इन्हीं में से जो है एक आंसर को सिलेक्ट पहले करना है। और देखिए, आंसर भी आपको बहुत डिफरेंट ही होंगे। मैंने कहा ना, एग्जामिनर हमेशा बच्चों के दिमाग के परख करता है। चलिए सोच लीजिए। अब देखिए, भारत में बाघ की आबादी के लिए कौन सा खतरा नहीं है। सुकरता आवास सबसे बड़ा खतरा है, ये तो पहले ही रिजेक्ट हो गया कि सुकरता आवास के कारण जो है कई बाघों की जीवन जो है खतरे के कगार पे आ चुका है। सुकरता आवास सबसे, सुकरता का मतलब श्रिंक होता हुआ इनके आवास क्षेत्र तो हो ही रहा है, शहरीकरण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, जिसके कारण इनके आवास जो है नष्ट होते चले जा रहे हैं। भी करे बाघ की खाल का व्यापार। देखिए, बाघ की खाल के व्यापार के कारण इनकी आबादी प्रतिदिन जो है कम होता जा रहा है, क्योंकि मारने के बाद ही इनके खालों का उपयोग किया जा सकता है। पारंपरिक दवाइयों में उनकी हड्डियों का उपयोग, तो ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि पारंपरिक दवाइयों में भी इनकी हड्डियों का उपयोग किया जाता है, तो सबसे बड़ा कारण साबित हो सकता है। अब मैंने कहा था ना इसका आंसर डिफरेंट होगा, तो डी इसका आंसर है प्रोजेक्ट टाइगर। ये टाइगर के संरक्षण के लिए बनाई गई थी, ना कि उनको ख़त्म करने के लिए। तो देखा जाए तो आपका जो इसका आंसर है डी है प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर के साथ आप जा सकते हो, जो कि काफ़ी सही और करेक्ट आंसर है यहाँ पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे समक्ष आ चुका है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन साफ है कि आरक्षित और संरक्षित वनों को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आरक्षित और संरक्षित वनों को हम क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, किसको। आरक्षित और संरक्षित वनों को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है अवर्गीकृत वन, बी है स्थानीय वन संपदा, सी है खुला जंगल और डी है मैंग्रोव वन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पहले आप अपना आंसर को जो है सेलेक्ट कीजिए, तब काफ़ी अच्छा रहेगा, इससे आपकी नॉलेज का पता लग जाएगा। तो आपने यहाँ पर अपना आंसर जो है पता कर लिए होंगे, अच्छी बात है, आंसर का पता कर लेना चाहिए। देखिए, आरक्षित और संरक्षित वनों को भी हम क्या कह सकते हैं। देखिए, मैंग्रोव वन तो नहीं कह सकते हैं, ये तो डायरेक्टली ही रिजेक्टेड है। खुला जंगल भी नहीं कह सकते, क्योंकि खुला का मतलब होता है कि आरक्षित की तो बात ही नहीं रही, फिर खुला का मतलब कोई भी आ जा सकता है। तो सी तो ऑटोमेटिक जो है रिजेक्ट हो गया है। वर्गीकृत वन भी नहीं कह सकते, क्योंकि वर्गीकृत जो होता है
उसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं। अवर्गीकृत उल्टा होता है, यानी उसको भागों को न बांटना। तो अवर्गीकृत वन तो हो ही नहीं सकता। स्थानीय वन संपदा, क्योंकि आरक्षित और संरक्षित वनों को भी कहा जा सकता है, क्योंकि स्थानीय वन संपदा कहा जाता है। कोई भी वन जो होती है ना, स्थानीय संपदा है और इसमें सरकार नहीं देखने आएगी, वहाँ के रहने वाले लोगों को उस वन की संरक्षण का दायित्व रहेगी और उनको जो है इस वनों को संरक्षित करने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि सरकार हर जगह नहीं होती है, आप होते हो, तो आपको जो है वन को संरक्षित करना महत्वपूर्ण रहता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है साफ है। क्वेश्चन ये बताता है कि वर्गीकृत वन मुख्य पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। जो वर्गीकृत वन है मुख्य तौर पर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। वर्गीकृत का मतलब समझ सकते हो और अवर्गीकृत का भी मतलब समझ सकते हो। वर्गीकृत का मतलब होता है जो बटा हुआ है और अवर्गीकृत का मतलब है जो बटा हुआ नहीं है। तो अवर्गीकृत वन मुख्य तौर पे पाए कहाँ जाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए, सभी उत्तर पूर्वी राज्यों और गुजरात के कुछ हिस्सों में, या केरल या तमिलनाडु में, बी है, और सी है पंजाब और हरियाणा में, या डी पश्चिम बंगाल और बिहार में। ऑप्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार भी है और काफ़ी एग्जाम से महत्वपूर्ण भी है। आप पहले अपना आंसर सोचिए कि अवर्गीकृत वन मुख्य पाए कहाँ जाते हैं। तो आपने अपना आंसर जो है कॉपी पर लिख लिए होंगे। चलिए अब इसी पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करें। अवर्गीकृत का मतलब समझ गए होंगे, जिसको वर्गीकरण नहीं किया गया हो, जिसको दो दो भागों में या 4 भागों में नहीं बांटा गया हो। देखा जाए तो पश्चिम बंगाल और बिहार की बात करें तो इसमें हर क्षेत्र को जो है वन्य क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है। पंजाब एवं हरियाणा में भी जितने भी वन क्षेत्र हैं उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, जितना मेरा नॉलेज कहता है। केरल और तमिलनाडु में भी ऐसा ही है कि सबको वर्गीकृत वन क्षेत्र बनाए गए हैं। लेकिन देखा जाए तो सभी उत्तर पूर्वी राज्य, जैसे देखा जाए गुजरात के कुछ हिस्सों में, गुजरात के कुछ हिस्सों और उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है ऐसा देखा गया है कि अवर्गीकृत जो है वन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर ए है कि सभी उत्तर पूर्वी राज्यों और गुजरात के मुख्य हिस्सों में अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन बनता है एग्जाम व्यू से। अगला क्वेश्चन जो अंतिम है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है कि क्वेश्चन है पवित्र उपवन किसे कहते हैं। पवित्र उपवन किसे कहते हैं। ए, बड़े जंगलों के हिस्सों जो स्थानीय लोगों के अछूते रह गए हों, या पशुओं के चराने का स्थान, या पेड़ों की व्यवसायिक कटाई के लिए निर्धारित वन, या वनों का उपयोग औषधि गुणों वाले पेड़ लगाने के लिए किया जाता है। देखिए क्वेश्चन और आंसर भी काफ़ी दिलचस्प है। अगर आप दिमाग लगाइएगा तो आपका आंसर जो है क्लियरिटी कट हो जाएगा। थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए, थोड़ा सा देखिए कौन सा आंसर सही है और अपने कॉपी पे नोट कीजिए कि कौन सा आंसर सही आपका जाएगा। तो आपने नोट कर लिया होगा। देखिए पवित्र उपवन क्या होता है। पवित्र उपवन का मतलब होता है जहाँ पर इंसानी गतिविधियाँ न हो, जिसको इंसानों ने अपवित्र न किया हो, जिसको छुआ न हो। अब छूने से तो आंसर भी डायरेक्ट आ जाता है इससे। अपवित्र का मतलब जिसको आपकी उसकी पवित्रता आपने भंग ना किया हो, यानी वो जैसे प्रकृति में है वैसा ही आज भी बना हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन को जब आप घुमाइएगा फिराइएगा, जब सोचिएगा ना, तो ऑटोमेटिक आंसर जो है दिमाग में आ जाता है। तो आंसर तो आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ ही गया होगा आंसर क्या है। चलिए फिर भी देखें तो डी जो है वनों का उपयोग औषधि गुणों वाले पेड़ लगाने के लिए किया जाता है। देखिए जहाँ पर अगर आप वनों का उपयोग कर रहे हो, औषधि लगा रहे हो, तो वो पवित्र वन तो हुआ ही नहीं। मैंने बताया ना कि पवित्र वन का मतलब होता है कि जहाँ पर जो इंसानों की गतिविधियाँ न हो, जहाँ इंसान ना पहुँच पाया हो अभी तक। पेड़ों की व्यवसाय कटाई के लिए निर्धारित वन, देखिए ये भी बात जो है गलत हो जाती है यहाँ पर, अगर जो मेरी बात सही है तो। पशुओं के चराने का स्थान, तो ये भी जो है पवित्र कहाँ रहने दिया। पशुओं को अगर चरा रहे हो तो ये वन तो पवित्र रहा ही नहीं। तो देखा जाए तो ये आंसर बिल्कुल सही है कि बड़े जंगलों के हिस्सों जो स्थानीय लोगों से अछूते रह गए हैं, यानी जंगलों को वो हिस्सा जहाँ पर जो है स्थानीय लोगों ने अब तक वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, जो अभी भी अछूता है। देखिए पवित्र का मतलब होता है जो किसी ने उसको छुआ तक भी ना हो, उसे पवित्र कहते हैं।
इसे हम इसको कुमारी बन भी कह सकते हैं। कुमारी का मतलब होता है जिसको किसी ने छुआ ना हो, तो ये कुमारी बन भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन अगर बदल जाता है तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपने। पवित्र उपवन को हम कुमारी बन भी कहते हैं और इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बनाई थी, अगर देख सकते हो आप प्लेलिस्ट पे कहीं भी जाके, जहाँ आपको वन के अंतर्गत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और दोस्तों इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर था वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर आपके लिए सिर्फ 25 क्वेश्चन का जो एक सीरीज ला रहा है, जो कि काफ़ी एग्जाम में उससे महत्वपूर्ण रहेंगे। एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हम 25 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, वो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। हर क्वेश्चन को, हर एक पार्ट को देखना समझना आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। जब तक आप हर क्वेश्चन को नहीं समझिएगा, बार बार नहीं देखिएगा, मेरा एक विश्वास है कि 1-2 बार देखिएगा, आपको सारे आंसर जो है दिमाग में स्टक करता ही रहेगा और आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। तो ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचने वाला है। लेकिन दोस्तों अपना फ़ायदा के साथ दूसरे के फ़ायदा भी सोचना आपका कर्तव्य बन जाता है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। और जो बच्चे त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ गए हैं, उनके मन में ये विचार हमेशा होना चाहिए कि शेयर ही केयर है। और शेयर तब होगा जब यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाओगे। और ये लगाने में आपको परहेज़ नहीं करना चाहिए, इससे आपको गर्व महसूस होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा कार्य है, कोई गलत कार्य नहीं है। इस वीडियो में समझ वाली बात है, कोई गलत बात नहीं है। तो ना तो आपकी कोई जो खिल्ली उड़ा सकता है, ना इस चैनल को उड़ा सकता है, क्योंकि यहाँ पढ़ने की बात है, समझने की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है पाठ्यक्रम पर आधारित है, यानी टेक्स्ट बुक पे आधारित क्वेश्चन सब है। और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनरों को फेवरेट रहा है, और ये हमेशा ये ऐसा ही एग्जामिनर करता है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, जितना हो सके दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है, चाहते हो कि और वीडियो आपको इस प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जन्नत सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो यहाँ पर 8 से लेकर एम तक के सारी वीडियो उपलब्ध है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपान सब्सक्राइब करने वाले में सेव कीजिए।